टॉपिक इज वेव्स। भाई पहली बात तो वेव मोशन में क्या होता है? वेव मोशन में मान लो मेरे पास टाइट स्ट्रिंग है। क्या है? टाइट स्ट्रिंग है। ये टाइट होनी जरूरी है, और इस टाइट स्ट्रिंग में मतलब इसका मतलब टेंशन होगी, इसके अंदर क्या होगी? टेंशन होगी। और इस पॉइंट को मैंने 1 वाले पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? रस्सी ऐसे नहीं हो जाएगी? थोड़ा सा मूव ऊपर किया तो ऐसे हो जाएगी रस्सी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 1 पॉइंट है ये तो यहां आ गया, और जो 2 पॉइंट है उस पे, इस पे टेंशन ऐसे लगेगी, इस पे टेंशन ऐसे लगेगी, और इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इसको ऊपर मूव करा देगा। थोड़ी देर बाद 1 तो यहां पहुंच जाएगा, 2 यहां पहुंच जाएगा, और 3 चलने वाला होगा। एम आई राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल ऐसे गया, इसके बगल वाला पार्टिकल ऐसे गया, फिर थोड़ी देर बाद ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, और ये वाला यहां आ गया, फिर ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। एम आई राइट? क्या मैं कह सकता हूं पार्टिकल्स ऐसे चल रहे हैं और डिस्टरबेंस ऐसे चल रही है? डिस्टरबेंस तो ऐसे ही आ रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वेव मोशन में पैटर्न कह लो या ये कह लो डिस्टरबेंस कह लो, डिस्टरबेंस का मोशन होता है। या ये कहो कि 1 वाले ने कुछ एनर्जी 2 को दे दी और 2 वाले ने कुछ एनर्जी 3 को दे दी, तो एनर्जी का भी मोशन होता है। किसका मोशन होता है? एनर्जी का भी मोशन होता है। क्या चीज मूव करती है वेव मोशन में? पैटर्न मूव करता है, या डिस्टरबेंस मूव करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं एनर्जी मूव करती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये कौन सा एग्जांपल लिया है मैंने? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लिया है। किस वाली वेव का लिया है मैंने एग्जांपल? ट्रांसवर्स वेव का। क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का मोशन तो अलोंग इस एक्सिस के हो गया, और जो पैटर्न का मोशन होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। ये पार्टिकल का मोशन है, और ये हमारा वेव का मोशन है। बेटा ध्यान रखना, वेव मोशन का मतलब पार्टिकल मोशन नहीं है। वेव मोशन का मतलब है किसका मोशन? डिस्टरबेंस, पैटर्न या एनर्जी का मोशन। समझ में आ रहा है? वेव मोशन मतलब पार्टिकल का मोशन की बात नहीं कर रहा हूं। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो ट्रांसवर्स वेव को कैसे समझ सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल मोशन एंड वेव मोशन आर अलोंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। भाई जब ये ऐसे हो जाएगा ना, टेंशन ऐसे लगेगी, तो मैं ये कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ आएगा, तो मैं कुछ ये कह सकता हूं कि इस पे वर्क डन कितना हो जाएगा? टी डी एस कॉस थीटा। टी डी एस कॉस थीटा। पॉजिटिव वर्क डन हो गया किस पे? 2 वाले पे बाय 1 वाला। तो 1 वाले ने अपनी कुछ एनर्जी किसको दे दी? 2 वाले को दे दी। ऐसे ही 2 वाले ने कुछ एनर्जी 3 वाले को दे दी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो जो यहां पर कंफ्यूजन होता है बहुत बड़ा, किस चीज में? 2 चीजों में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेव स्पीड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पार्टिकल स्पीड। ध्यान रखना, मैं इसको वेव स्पीड को c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और पार्टिकल स्पीड को vp से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इज दैट फाइन? वेव स्पीड को c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और पार्टिकल स्पीड को vp से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं पार्टिकल स्पीड vp तो ये वाली वेलोसिटी है vp, और जो वेव स्पीड है वो ये वाली स्पीड है c, जिससे हमारा पैटर्न मूव कर रहा है। पार्टिकल स्पीड टेक्निकली किस पे डिपेंड करती है? मेरे पे।
मेरे पे क्यों करेगी? क्योंकि मैंने इसे पकड़ के ऊपर खींचा है। तो पार्टिकल की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? ऑन द पर्सन मूविंग द स्ट्रिंग। लेकिन वेव स्पीड बड़ी मस्त चीज है। वेव स्पीड मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती, भले ही मैं इसका मतलब इसको तेज खींचूं या मतलब तेज ऊपर लेके जाऊं या धीरे ऊपर लेके जाऊं, वेव स्पीड मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वेव स्पीड डिपेंड करती है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि रस्सी कैसी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किस पे डिपेंड करती है? रस्सी कैसी है, रस्सी कितनी टाइट है, रस्सी कितनी भारी है। लेकिन अगर मैं तेज लेके जाऊं ऊपर या धीरे लेके जाऊं ऊपर, उससे सी पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब बड़ा ही काउंटर इंट्यूटिव सा है, तुम्हें लग रहा होगा शायद मैं तेज लेके जाऊं तो जल्दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। समझे? इसको एक और एग्जांपल से सोचो, इसको एक और एग्जांपल से सोचो। मान लो हमने डोमिनोज खड़े कर दिए। क्या खड़े कर दिए? डोमिनोज खड़े कर दिए। या साइकिल स्टैंड पे साइकिलें खड़ी कर दी। होता है, अब आईआईटी में होता है भाई, 100 साइकिलें लगी पड़ी है एक स्टैंड पे। अब कोई कहे मैंने इस साइकिल को गिराया और ये 100 मीटर तक साइकिलें लगी हुई थी, और मैंने इसको गिराया और फिर सारी गिरती आएंगी खड़ 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 खड़, और ये भी गिरेगी। ये गिरी 10 सेकंड पे। तो मैंने कहा पैटर्न किस रेट से मूव कर रहा था? सी, वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कितने पे? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने ये साइकिल कितनी तेजी से गिराई। अगर मैं इसको आराम से गिरा देता तब भी पैटर्न उतनी ही तेज चलता, और मैं इसको जोर से, जबकि तुम्हें लग रहा होगा कि शायद तेज गिराओ तो जल्दी जाएगा, ऐसा नहीं होता। तुम घर पे जाके डोमिनोज खड़े करो, ईंटें खड़ी करो लंबी दूर तक, और फिर एक बार आराम से गिराना इस वाली ईंट को, पहली ईंट को, सारी गिरेंगी। और एक बार तेजी से गिराना, यू विल सी कि जो टाइम लगेगा इधर वाली ईंट को, लास्ट ईंट को गिरने में, तो जो वेव जो पैटर्न के मूव करने की स्पीड होगी वो तुम्हारे पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगी। वो किस पे डिपेंड करेगी? ईंटों पे डिपेंड करेगी। वो उस पे डिपेंड करेगी वो उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी है, वो ज्यादा हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह, उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी पे कितनी डिफॉर्म हो रही हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? दूसरी चीज, जो ये ट्रांसवर्स वेव है, इसमें क्या हुआ, तुम इसको ऊपर लेके गए तो यहां पर टेंशन लगनी चाहिए ना। टेंशन लगेगी तभी तो ये अगले वाला मूव करेगा। इसका मतलब कि ट्रांसवर्स वेव इज ओनली पॉसिबल इन समथिंग जो कि स्ट्रेच्ड हो, जो क्या चीज को विथस्टैंड करने की कोशिश करे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ऐसे ही तो हो रहा है भाई, ये स्ट्रिंग ले लो या रॉड ले लो, ये स्ट्रिंग ले लो या रॉड ले लो, तुम इधर फोर्स लगा दो तो ये कौन सा स्ट्रेस क्रिएट करेगा? टेंजेंशियल। और ऐसे टंग ऊपर मार दिया तो कौन सी वेव बन जाएगी? ट्रांसवर्स वेव बन जाएगी, जो कि ऐसे चलेगी। हाँ या ना? तो ये चीज किस में पॉसिबल है? ये सिर्फ सॉलिड्स में पॉसिबल है, सॉलिड्स में। लिक्विड्स में नहीं हो सकती ट्रांसवर्स वेव। क्यों नहीं हो सकती? तुम लिक्विड के बल्क में गए, तुम लिक्विड के बल्क में गए और ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तुम इसको ऊपर ले जाओ, इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी? ये तो अलग अलग से बैठे हैं, तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, तो इसमें वेव ट्रांसफर नहीं होगी। कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव ओनली मूव्स इन सॉलिड्स, इट डज नॉट मूव इन लिक्विड्स और गैसेस, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव मूव्स इन समथिंग दैट कैन विथस्टैंड shearing stress। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड shearing stress is only possible in solids, it's not possible in liquids or gases. So transverse wave is only possible in solids, it's not possible in liquids or gases, apart from an exception
लिक्विड सरफेस, क्योंकि लिक्विड सरफेस पे याद आ रहा है सरफेस टेंशन वाली बात, कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल पुल कर रहे थे, याद आ रहा है कैसे? ये लिक्विड का सरफेस बनाते थे और फिर मैं ये कहता था कि भाई कोई लाइन बना दें, तो इसको ये पुल कर रहा होता था सिग्मा एल से, ये पुल कर रहा होता था सिग्मा एल से, हाँ या ना? तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो गया। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो गया तो एक तरीके से अगर लिक्विड सरफेस है उसमें टेंशन का रोल प्ले कर रहा है सरफेस टेंशन, इफ यू थिंक ओवर इट, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। अब एक को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो लिक्विड सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पुल करेगा ना इसे, तो ये भी मूव कर जाएगा। तो लिक्विड सरफेस के ऊपर ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। होती भी है, तुम पत्थर फेंकोगे तो कौन सी वेव बनती है? ट्रांसवर्स वेव ही तो बनती है, ऊपर नीचे ही तो हिलते हैं पार्टिकल्स, और डिस्टरबेंस ऐसे जाती है। ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है? पार्टिकल तुम्हारे ऊपर नीचे हिल रहे हैं, ये पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे हैं, हाँ या ना? और वेव मोशन ऐसे हो रहा है। तो ये लिक्विड के सरफेस पे हो सकता है, लिक्विड के बल्क में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लिक्विड के बल्क में शीयरिंग स्ट्रेस पॉसिबल नहीं है, लिक्विड के सरफेस पे पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। मैं ये बता रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि ट्रांसवर्स वेव किसमें होती है? जिसमें शीयरिंग स्ट्रेस पॉसिबल है, एंड ट्रांसवर्स वेव उसी में होती है, और ये सॉलिड्स में होती है बेसिकली। किसमें होती है? सॉलिड्स में। और इसमें पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे, नेट मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, ऊपर गए वापस आ गए, ठीक है? और पैटर्न ऐसे चलेगा, हाँ या ना? और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं और पैटर्न भी ऐसे मूव करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। वो कह रहा है फील ही नहीं आ रही। मैंने कहा एग्जांपल देते हैं, पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर यहां पर पिस्टन लगा दिया, सिलेंडर में पिस्टन लगा दिया, सही है? यहां पर गैस है, गैस यूनिफॉर्म है, कैसी है? गैस यूनिफॉर्म है, मान ली बात। अब मान लो मैंने इस पिस्टन को आगे ले गया, अगर मैं इस पिस्टन को आगे ले गया तुरंत से, तो खट, तो यहां पर कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर 3 या 4 जो बनाए थे वो दूर दूर बनाए थे, वो सारे पास पास आ जाएंगे। तो यहां पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा और यहां पर प्रेशर कम होगा, एम आई राइट? फिर मैंने आगे लेके गया धड़ धड़, तो इनर्शिया के से यू कैन फील कि यहां वाले तो दूर दूर रह गए और ये पास पास रह गए, एम आई राइट? और बाहर वाले आगे वाले यूनिफॉर्म हो गए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर हाई प्रेशर जोन है, यहां पर लो प्रेशर जोन है, ये भी कंपैरेटिवली लो प्रेशर जोन है, ये कंप्रेशन हो गया, ये रेरिफेक्शन हो गया। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो जब ये वापस मूव करेंगे तो इनर्शिया मतलब वेलोसिटी आएगी, तो ज्यादा दूर तक चले जाएंगे, ज्यादा दूर तक चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पिस्टन के पास हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, और ये जो दूर दूर हो गए यहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, और यहां पर भी एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। इधर आ गए ना, पास पास आ गए, यहां पर फिर यूनिफॉर्म होगा। फिर मैंने कहा फिर ये इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, ये इधर मूव करेंगे, तो यहां पर कंप्रेशन हो जाएगा, यहां पे रेरिफेक्शन हो जाएगा, यहां पे रेरिफेक्शन हो जाएगा, यहां पे कंप्रेशन हो जाएगा। भाई क्या हो रहा है तुम ये बता दो? यही तो हो रहा है, पार्टिकल इधर इधर मूव कर रहे हैं और पैटर्न भी इसी एक्सिस में मूव कर रहा है। पार्टिकल्स का कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रहा, आगे पीछे जा रहे हैं, लेकिन पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज अ केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाउ डू डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव? इसमें हमारा प्रेशर वेव क्रिएट होगी। क्या वेव क्रिएट होगी? प्रेशर वेव क्रिएट होगी, हाँ या ना? कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होंगे, और इसके अंदर पार्टिकल वेलोसिटी और जो वेव पैटर्न की जो डायरेक्शन है वो सेम एक्सिस में होगी। क्या मैं कह सकता हूं जो ये चीज है ये किसमें पॉसिबल है?
गैस में, साथ में लिक्विड में नहीं है, क्योंकि लिक्विड को तुम एकदम से लिक्विड होता धम, तो उसमें भी प्रेशर हाई लो हो सकता है। हाँ, तो उसमें भी तो यही बनेगा, सारा आगे क्यों जाएगा, तुम धम करके पीछे ले आओ, तो उसमें एक प्रेशर हाई प्रेशर जोन क्रिएट नहीं हो सकता लिक्विड के अंदर, ला हाई प्रेशर। तुम कहोगे यार सॉलिड, मैंने कहा सॉलिड में भी हो सकता है भाई, ये कैसे? तुमने क्या किया, रॉड ले ली और इस रॉड को कैसे हिट किया, ऐसे हिट कर दिया। तुम ऐसे हिट करोगे, हथौड़ा लेके आए, ये रॉड ली और हथौड़े से मारा टंग, और टंग मारा तो यहां पर कंप्रेशन हो जाएगा। यहां पे कौन से वाला मॉडुलस लगना चाहिए, यंग मॉडुलस, क्योंकि यंग मॉडुलस में होता था नॉर्मल स्ट्रेस वाली कहानी, L माइनस डेल्टा L वाली कहानी। तो इसमें भी प्रेशर वेव चली जाएगी। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल तीनों स्टेट में जा सकती है, सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, और ट्रांसवर्स वाली सिर्फ सॉलिड में। समझ में आई बात या नहीं है? एक्सेप्शन वो है सरफेस टेंशन वाला, ठीक है, लिक्विड सरफेस। अगर ये चीज समझ में आ रही है, दिस इज द इंट्रोडक्शन। मैं ये कह रहा था ट्रांसवर्स वेव इन टाइट स्ट्रिंग, इन टाइट स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। ये कौन सी स्पीड है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड इन अ टाइट स्ट्रिंग, इट इज गिवन बाय अंडर द रूट ऑफ टेंशन, टेंशन तो हो गया रस्सी के अंदर टेंशन, और ये म्यू क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब ये मत कहना कि मैंने इसे म्यू क्यों लिख दिया, क्योंकि लैम्डा तो वेवलेंथ के लिए यूज करेंगे, हम लैम्डा यूज करते थे पहले, ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, म्यू। या ऐसे लिख दो, अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन m बाई एल, या फिर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन एरो, मास पर यूनिट लेंथ। मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, एरो। गॉट इट और नॉट? ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव इन टाइट स्ट्रिंग। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए फॉर्मूले हैं, इसको कई बार ऐसे भी कह देंगे, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड या लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड, सॉलिड में भी तो चलेगी। ये बताओ साउंड सॉलिड में चलती है? हाँ चलती है। तुम ऐसे कान लगाओ, बोर्ड पे कान लगाओ, आ रही है आवाज? हाँ, इनफैक्ट तेज आती है। तो C इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, दैट इज अंडर द रूट ऑफ यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। सही है? स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, it is given by under the root of bulk modulus upon density. Speed of sound in gas, it is given as under the root of again bulk modulus upon density. अब bulk modulus हमारा प्रोसेस डिपेंडेंट होता है गैस में। तुम कहोगे प्रोसेस किस पे हो रहा है, प्रोसेस किस पे हो रहा है? मैंने कहा इस पे हो रहा है। देखो अभी पिस्टन की बात करी थी मैंने ये कहा कि पिस्टन को आगे ले जाके पीछे ले आए, तो यहां पे कंप्रेशन था, यहां पे रेरिफेक्शन था। थोड़ी देर बाद ये रेरिफेक्शन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं फिर थोड़ी देर बाद ये कंप्रेशन हो जाएगा, फिर ये रेरिफेक्शन हो जाएगा, ये कंप्रेशन हो जाएगा, ये रेरिफेक्शन हो जाएगा? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज अ सिस्टम, दिस पार्ट ऑफ गैस इज अ system which is undergoing a process, this part of gas। अब न्यूटन ने कह दिया this was undergoing isothermal PV constant,
पीवी कांस्टेंट, बल्क मॉडुलस क्या होता था, माइनस वी डीपी बाई डीवी। इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट किया, एल एन पी प्लस एल एन वी इज एल एन सी, डिफरेंशिएट किया, डीपी बाई पी प्लस डीवी बाई वी इज जीरो। पहले लॉग लिया फिर डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया वी डीपी बाई डीवी इज माइनस पी एंड माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी इज प्लस पी। दिस इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो स्पीड ऑफ साउंड in gas according to Newton is given by under the root of p by rho. Experimentally came out to be wrong. Then there was a guy called Laplace, and he came ahead and he said this process is so fast, assume it to be adiabatic, कि ये हीट का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा, किसके साथ, आसपास वालों के साथ, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में हीट का आदान प्रदान के लिए टाइम चाहिए, और जल्दी जल्दी एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है, तो हम ये मान लेंगे हीट का आदान प्रदान का टाइम नहीं मिल पा रहा। तो Q0 प्रोसेस की इक्वेशन हो गई, गामा पी आ जाएगा। एग्जैक्टली, ये एडियाबैटिक हो गया, पीवी गामा कांस्टेंट हो गया, लॉग लूंगा तो यहां पे गामा आ जाएगा, यहां पर भी गामा आ जाएगा, यहां पर गामा पी आ जाएगा, यहां पर भी गामा पी आ जाएगा। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज गामा पी। तो हम कहेंगे लैपलेस ने करेक्शन किया, ये न्यूटन ने दिया था, लैपलेस करेक्शन हो गया, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज गामा पी बाय रो। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर द रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। पी बाय रो को गामा आर टी बाई एम लिख सकते हैं। कल वो कहते मिक्सचर है, कल वो कहते मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो गामा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, n1 प्लस n2 अपॉन गामा इक्विवेलेंट माइनस 1 इज n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। मिक्सचर ऑफ गैस के लिए डायटोमिक मोनोटोमिक को मिक्स कर दिया, इसके इतने मोल, इसके इतने मोल, गामा इक्विवेलेंट निकाल लोगे। ये फॉर्मूला कहां से आया था, ये आया था CV इक्विवेलेंट is n1 CV1 प्लस n2 CV2 अपॉन n1 प्लस n2 से। CV को लिख दोगे r अपॉन गामा माइनस 1, तो यही बन जाएगा फॉर्मूला, n1 प्लस n2 अपॉन गामा इक्विवेलेंट माइनस 1 इज इक्वल टू n1 बाय गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 बाय गामा 2 माइनस 1। और ये m इक्विवेलेंट को क्या लिख दोगे, n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2। इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ आ चुका है प्रीवियस ईयर में। गामा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया। हाँ, ये गामा इक्विवेलेंट का है, तो C by P से C by CV उससे भी कर सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया। वो सीधा कह दे कि गामा फॉर मोनो एटॉमिक कितना था, मोनोटॉमिक का हो जाएगा 5/3, डाई का हो जाएगा 7/5, और उसने कहा मोनो एटॉमिक के थे 3 मोल और डाई एटॉमिक के थे 4 मोल, तो सीधा कह देंगे 3 प्लस 4 अपॉन गामा इक्विवेलेंट माइनस 1 इज 3 अपॉन 5/3 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 7/5 माइनस 1। समझ में आई बात है, नहीं आई? मैं ये कह रहा था, फॉर्मूले रख लो, ये C was under the root of y by d, y by rho. C was under the root of b by rho. C was under the root of gamma p by rho, या फिर अंडर द रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। समझ में आई बात है, नहीं आई? गैस वाला किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ये 3 फॉर्मूले किसके लिए हैं, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ये किसके लिए है, ट्रांसवर्स के लिए। दूसरी चीज मैं ये बार बार बोल रहा हूं, दिस डिपेंड्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। नाउ दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग इन द सेंस, भाई मान लो तुम्हारे पास ये गाड़ी है और ये तुम्हारे पास बंदूक है। अब गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से और मजल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड।
मजल वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू गन, और गन खुद चल रही है 10 से, तो बुलेट जब फायर करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 110। उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 110 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी चीज सोचो, यहां पर ये गाड़ी है, ऊपर लाउड स्पीकर है। अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, वो यही कर रहे हैं, गाड़ियों पे लगा दिया लाउड स्पीकर। अब ये गाड़ी चल रही है 10 से, और स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मान लो है 300 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हमारा प्रेशर वेव जनरेट हो जाएगी। कैसे? ये कोन आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, तो जब ये पीछे गया, धम आगे आया, तो यहां पे कंप्रेशन हो जाएगा, फिर पीछे जाएगा तो रेरिफेक्शन हो जाएगा, फिर दोबारा कंप्रेशन हो जाएगा, तो ये ऐसे प्रेशर वेव चलने लगेगी। ये प्रेशर वेव की स्पीड कितनी होगी बेटा? ये अभी भी c ही होगी, ये c प्लस v नहीं हो जाएगी, ये c प्लस v नहीं हो जाएगी, ये c से ही चलेगा। तुम कहोगे फिर इसके गाड़ी के चलने से क्या फर्क आया? इस गाड़ी के चलने से कोन की स्पीड चेंज हो गई, इस कोन की। तो इसने बेसिकली जब धक्का मारा होगा तो ज्यादा तेज मार दिया, तो क्या चीज चेंज हुई? पार्टिकल वेलोसिटी। क्या चीज चेंज नहीं हुई? पैटर्न चलने की स्पीड। पैटर्न कितने से ही चलेगा? c से ही चलेगा। तो फायदा क्या हुआ? आगे ना डॉपलर कराऊंगा, उस डॉपलर में डेरिवेशन करेंगे, और डॉपलर में एक और भी चीजें करेंगे जहां पर यूज करना पड़ेगा ये फैक्ट कि जो वेव चल रही है उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि तुमने सोर्स कितने से चल रहा है। जब वेव मीडियम में चलेगी तो वो c से ही चलेगी, और बच्चों के दिमाग में क्या होगा? काइनेमेटिक्स, बुलेट, वो क्या कर देंगे? c प्लस वी। तो c प्लस वी मत कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? कि मान लो बुलेट की स्पीड c है, मजल वेलोसिटी, गाड़ी की वेलोसिटी v है, तो बुलेट तो c प्लस वी से चलता है, लेकिन जो वेव है उसको एक बार फायर कर दिया तो वो c से ही चलता है मीडियम में। उस पे ये वाला v गाड़ी का वेलोसिटी ऐड नहीं हो जाता, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करने लग जाता है बाद में? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे। तो इस गाड़ी के चलने से क्या होएगा? ये लाउड स्पीकर चलेगा, लाउड स्पीकर चलेगा तो क्या चीज चेंज हो जाएगी? पार्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब ये आगे जाएगा तो ज्यादा जोर से आगे जाएगा, तो कंप्रेशन अच्छा बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा c चेंज हो जाए। c तुम्हारा इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे ही डिपेंड करेगा। ये चीज याद रखना, डॉपलर के डेरिवेशन में इस चीज को यूज करना है। ये नहीं होता है, ये गलत है।